हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी एट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड इन विच केसेस एक्स एंड वाई वर इन डायरेक्टली। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमने दो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्स की और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दी गई है, तो हमें फाइंड करना है कि ये कौन डायरेक्टली यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। सो फर्स्ट तो हमें ये मालूम होना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, उनका क्या फॉर्मूला है। तो एक्स अपन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। और अगर उसका फॉर्मूला हम लिखे तो x1y1 इज इक्वल टू x2y2, राइट। तो अगर x की जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमें गिवन है, सो हम क्या करेंगे, सबकी जो x1 अपन x अपन y का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो फाइंड करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, x4, xy। सेम एज y1, y2, y3, y4 एंड y5। नाउ वी कैन राइट इन प्रोपोर्शन x, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या होगा, x अपन y। अगर हम फर्स्ट नंबरिंग ले रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं उसकी, सो x1 अपन y1, सो x1 इज इक्वल टू 12, y1 इज इक्वल टू 8। नाउ क्या करेंगे, फैक्टर्स हम लिखे किस तरह से लिख सकते हैं, 6 2 12 भी लिख सकते हैं। सेम 18 भी 6 के टेबल में आता है, 6 3 18, राइट। सो 6 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर हमारा आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, 2 अपन 3। नाउ सेकंड लेते हैं x2 अपन y2। सो x2 क्या है, 30 है, y2 क्या है, 45 है, इज इक्वल टू 30, यानी किस तरह से होगा, 15 2 30 एंड 45 यानी 15 3 45। सो 15 15 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 2 अपन 3। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर x3 अपन xy, सॉरी x3 अपन y3। x3 कितने हैं, 36 है, एंड y3 इज इक्वल टू 54। 36 18 टू जा होते हैं 36, राइट। नाउ सेम 18 3 जा कितने होते हैं, 54। सो 18 एंड 18 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इज 2 अपन 3। नाउ x4 अपन y4, x4 कितने हैं, 40 एंड y4 इज 60, सो 40 डिवाइड बाई 60। सो 22 जा 40 होंगे और 23 जा क्या हो जाएंगे, 60। सो 20 20 कैंसिल, 2 अपन 3। नाउ फिफ्थ x5 अपन y5, सो क्या हो जाएगा, 44 अपन 66, राइट। सो 11 4 जा 44, या तो फिर हम लिख सकते हैं 22 2 जा 44, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एंड 22 3 जा 66, 66, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 20 22 22 कैंसल, 2 अपन 3 आंसर आ जाएगा। नाउ यू कैन सी यहाँ पे x1 अपन y1 इज इक्वल टू 2 अपन 3, x2 अपन y2 अगेन 2 अपन 3, x3 अपन y3 अगेन 2 अपन 3, 2 अपन 3 एंड 2 अपन 3। यानी सारे जो x और y की जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, x यानी इक्वल हो रही है। ओके, x1 अपन y1 इज इक्वल टू x2 अपन y2 इज इक्वल टू x3 अपन y3 इज इक्वल टू x4 अपन y4 इज इक्वल टू x5 अपन y5 इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। कैसे है, कांस्टेंट आंसर आ रहा है। सो हम वी कैन राइट यस, इन दिस केस x and y are in direct proportion। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 x सेम जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 पे भी हमें x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंग टू y। सो हम क्या करेंगे, उसको भी सेम ही x1 अपन y1, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली है x एंड y दोनों, वही हमें चेक करना है। सो यहाँ भी मैंने क्या किया, 20 अपन 50, x1 अपन y1, x2 अपन y2, x3 अपन y3। तो यू कैन सी यहाँ पे भी सबके जो आंसर है 2 अपन 5 आ रहा है।
ओके तो यहाँ पे भी क्या होगा, सारे जो है मीन्स एक्स अपन वाई का जो प्रोपोर्शन है वो कैसा है, कांस्टेंट है. सो वी कैन राइट यस एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. राइट. नाउ नेक्स्ट, नाउ 3 के अंदर क्वेश्चन है, 3 के अंदर हमें वैल्यू दी गई है एक्स के अकॉर्डिंग 8, 18, 22, 48 एंड 75 एंड अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू है 16, 54, 33, 60 एंड 105. तो यहाँ पे अगेन x1 अपन y1, x2 अपन y2, x3 अपन y3, x4 अपन y4 एंड xy अपन y5 हमने किया. सो यहाँ पे ये जो दो है उसके अंदर सेम आंसर आ रहा है, बट उसके आगे x3 अपन y3 का 2 अपन 3, x4 अपन y4 का 4 अपन 5 एंड x5 अपन y5 का 5 अपन 7. सो क्या लिख सकते हैं, x1 अपन y1 इज इक्वल टू x2 अपन y2. यस है ना, ये दोनों इक्वल है दूसरों के, बट इज नॉट इक्वल टू x3 अपन y3, इज नॉट इक्वल टू x4 अपन y4, इज नॉट इक्वल टू x5 अपन y5. सो नो, इन दिस केस x एंड y आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, तो ये जो पूरा जो हमें उसकी वैल्यू दी गई है, तो x और y ये सब वैल्यू के अंदर क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी क्या हुआ है, सब मैंने x1 अपन y1, x2 अपन y2 उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू फाइंड करेंगे. तो 2 अपन 3 सिर्फ दो ही नंबर के अंदर, दो ही उसके अंदर प्रोपोर्शन सेम आता है, बाकी जो प्रोपोर्शन वो कैसे है, डिफरेंट है. राइट. सो वी कैन राइट x1 अपन y1 इज इक्वल टू x2 अपन y2, बट no is not equal to x3 upon y3, is not equal to x4 upon y4 and is not equal to x5 upon y5. So again, no, in this case x and y are not in direct proportion. Right. Now question number 4, study at each one of the following and find which cases x and y vary indirectly or inversely. अब हमें नया जो है वो इनवर्सली इनडायरेक्ट के अंदर है, इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है, ये हमें फाइंड करना है. अगेन हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या हो, अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो उसका वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के. राइट. यानी उसका अगर हमें एग्जाम्पल अगर फाइंड सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको x1 x2 x3 x4 एंड xy. राइट. अगेन y1 y2 y3 y4 एंड y5. सो फॉर्मूला क्या है, x1 y1 इज इक्वल टू, सो फर्स्ट x1 इंटू y1, x1 है 5, y1 है 40, 5 4 जा 20, 200. नाउ सेकंड के अंदर x2 y2 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 200. राइट. नाउ x3 y3 20 into 10 is equal to 200 again. 20 tens are 200, right? Now x4 y4, so 25 into 8, 25 into 8. So 8 5 जा क्या हो जाएंगे, 40 का 0, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 2 जा 16, 16 और 4 हो जाएंगे 20. सो अगेन 25 और 8 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 200. Now x5 y5 is equal to 50 into 4. So 5 4s are 20 and 0 as it is. So you can see यहाँ पे जो सारे जो नंबर्स हमें वैल्यू दी गई है x और y की, वो कैसी है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 and x5 y5 are constant. Okay, so we can write in this case x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to x3 y3 is equal to x4 y4 is equal to x5 y5 is equal to constant. यानी इसके जो आंसर है वो कैसे है, constant है. So yes, in this case x and y are in direct proportion. Now number 2, x की वैल्यू है 10, 55, 25, 20 एंड y इज इक्वल टू 10, 2, 24 एंड 5. सो x1 y1 10 इंटू 10 100, x2 y2 अगेन 100, x3 y3 का मल्टीप्लिकेशन अगेन 100, x4 y4 एंड x5 y5 सब जो है सारे जो है वैल्यूज जो हमें दी गई है x के अकॉर्डिंग y की, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है
तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100 हो रहा है। ओके, तो वी कैन राइट x1y1 इज इक्वल टू x2y2 इज इक्वल टू x3y3 इज इक्वल टू x4y4 इज इक्वल टू x5y5. So we can write yes, in this case x and y are in indirect proportion. Indirect के यहाँ पे आप inverse भी लिख सकते हो. Okay, inverse proportion. Now 3 20 25 30 70 90 और y की वैल्यू है 10 15 20 30 एंड 40. अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन सॉरी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है x इंटू वाई. ओके, सो x1 y1 x2 y2 अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट यहाँ पे यू कैन सी मल्टीप्लिकेशन के जो सारे आंसर है वो कैसे है, डिफरेंट है. ओके, तो यहाँ पे वी कैन राइट x1 y1 इज नॉट इक्वल टू x2 y2 इज नॉट इक्वल टू x3 y3 इज नॉट इक्वल टू x4 y4 इज नॉट इक्वल टू x5 y5. So no, in this case x and y are not in indirect proportion. अगेन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी जो सारे हमें x की वैल्यू के अकॉर्डिंग y की वैल्यू जो भी दी गई है, अगर हम इसी तरह से x इंटू वाई के अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे तो सबका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट आ जाएगा. सो वी कैन राइट नॉट इक्वल टू ऑल x और y की वैल्यूज. सो नो, इन दिस केस x एंड y आर नॉट इन इनडायरेक्ट proportion. Now start करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Solve the following sums. Number 1, if the cost of 6 meters of cloth is 480 rupees, find the cost of 11 meters of clothes. Now first of all यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है हमारे माइंड के अंदर कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है या तो फिर इनडायरेक्ट या इनवर्स का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीज़ आपको बताया कि किस तरह से हम डिफाइन कर पाते हैं, तो जो भी दो क्वांटिटी होती है तो दोनों की जो वैल्यू होती है, अगर दोनों इक्वली मीन्स एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो सेकंड उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी उसके अकॉर्डिंग जो दूसरी चीज़ है उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी उसकी भी वैल्यू इंक्रीज होगी. या तो फिर दोनों की अगर डिक्रीज हो रही है वैल्यू तो दोनों की डिक्रीज होगी, राइट. एक की डिक्रीज होगी तो दूसरे की भी डिक्रीज होगी. तो अगर इसी तरह से अगर फॉर्म हो रहा है तो ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स, यानी 6 मीटर का कोई क्लोथ्स है, कपड़ा है, वो कितने रुपीज का है, 480 रुपीज का, राइट. नाउ फाइंड आउट ऑफ कॉस्ट 11 मीटर्स. नाउ यू वेरी वेल नो कि अगर कपड़े अगर हम खरीदने जाते हैं, ओके, तो अगर कपड़ा अगर स्मॉल पीसेस के अंदर हो, राइट, मीन्स 6 मीटर कम मीटर्स के अंदर हो, तो उसकी जो प्राइस होगी, तो अगर हमें कपड़ा ज्यादा चाहिए, राइट, 11 मीटर्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उसकी प्राइस भी तो बढ़ी जाएगी, राइट. ये तो सिंपल सी बात है. सो यहाँ पे 6 मीटर्स कपड़ा बढ़ रहा है तो उसकी क्या हो जाएगी, प्राइस भी क्या होगी, बढ़ेगी, राइट. नाउ 6 मीटर है, उसकी कितनी प्राइस है, 480 है. अगर कपड़ा हमें ज्यादा चाहिए, 11 मीटर्स चाहिए, तो उसकी जो कॉस्ट है वो फर्स्ट वाले से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो यहाँ पे हम फर्स्टली एक बॉक्स बना लेते हैं. फर्स्ट के अंदर लिखेंगे मीटर्स एंड सेकंड बॉक्स के अंदर उसका कॉस्ट, राइट. नाउ कितने मीटर्स का कपड़ा है, 6 मीटर्स का है, कितने रुपीस का है, 480 रुपीज का. नाउ 11 मीटर्स का क्लोथ्स अगर चाहिए तो हमें कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, राइट. सो फर्स्ट तो ये डायरेक्टली है, इसको हम x1 कहते हैं, इसको x2. सो x1 x2 एंड दिस वन इज y1 एंड जो हमें फाइंड आउट करना है वो y2, राइट. सो यहाँ पे दिस इज a case of direct proportion, right. So we can write x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. So x1 कितना है, 6 है, y1 है 480 is equal to x2 है 11 and y2 हमें फाइंड आउट करना है. सो y2 को ये साइड भेजेंगे और 6 अपन 48 को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे. सो y2 ऊपर चला जाएगा और 11 इंटू 480 डिवाइड बाई 6, राइट. सो y2 इज इक्वल टू 6 8 जा कितने होते हैं, 48. सो 80 से हम डिवाइड कर पाएंगे. सो 80 11 इंटू 80. सो आंसर आएगा हमारा y2 इज इक्वल टू 11 इंटू 80. 11 8 जा 88 80. y2 इज इक्वल टू 880. सो हमें कितना कॉस्ट हो जाएगा, कितना रुपीस का पड़ेगा,
तो कॉस्ट ऑफ 11 मीटर्स ऑफ क्लोथ is rupees 880. Now question number 2. If the cost of 12 kg jaggery is 540, find the cost of 9 kg jaggery. Now you can see यहाँ पे jaggery यानी गुड़, राइट? तो 12 kg jaggery अगर खरीदना है, हमें बाय करना है, ओके, तो उसकी प्राइस कितनी है? 540. अगर हमें 9 kg jaggery चाहिए, इतना सारा 12 kg नहीं चाहिए, अगर कम चाहिए, राइट, सो प्राइस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? तो ये भी क्या हो जाएगा? अगर हम जो है जैगरी की जो वेट जो है वो कम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो फर्स्ट बॉक्स बनाते हैं. तो यहाँ पे वेट एंड सेकंड बॉक्स के अंदर कॉस्ट. तो कितना है वेट? 12 kg. उसका कॉस्ट कितना है? 540 रुपीज. कितने केजी चाहिए? 9 kg चाहिए. तब हमारा कॉस्ट कितना होगा? अगेन x1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया y1 और ये हो गया हमारा y2. नाउ फिर से लिखेंगे, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट proportion, right? So x1 upon x2 is equal to x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. Now x1 है 12, y1 है 540 is equal to x2 है 9, y2 हमें फाइंड आउट करना है. सो y2 को ये साइड भेजेंगे और ये पूरी नंबर वैल्यू को सेकंड साइड. सो y2 ऊपर आ गया. 9 इंटू 540 डिवाइड बाई 12. नाउ 4 3 क्या हो जाएंगे? 12. यहाँ पे 3 3 9. सो यहाँ पे 540 को 4 से डिवाइड करते हैं. 4 1 4, 1 बचा. 4 3 12, कितने बचे? 2 बचे. 4 5 540. सो y2 इज इक्वल टू 3 इंटू 135. सो नाउ मल्टीप्लाई करते हैं. 3 5 15, 1 कैरी फॉरवर्ड. 3 3 9 एंड 1 10 का 0, 1 कैरी फॉरवर्ड. 3 1 3 एंड 1 4, 405 रुपीज. सो the cost of 9 kg jaggery is rupees 405. Question number 3. If 8 liters milk cost rupees 384, 8 लीटर मिल्क है, दूध है, कितने रुपीस का है? 384 रुपीस का. What amount should be paid to buy 11 liters? अगर 8 लीटर्स मिल्क की क्या प्राइस है? 384 रुपीस है. अगर हमें ज्यादा लीटर्स दूध चाहिए, ओके, तो हमें प्राइस भी क्या कितनी पे करनी पड़ेगी? ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना? तो ये भी क्या हो गया? अगर हम 8 लीटर्स बढ़ाते हैं तो उसकी प्राइस भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, राइट? सो कितने लीटर्स है? यहाँ पे लीटर्स लिखते हैं, यहाँ पे कॉस्ट. 8 लीटर्स अगर दूध लेंगे तो कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे? 384, राइट? अगर हमें 11 लीटर्स दूध चाहिए तब हमें कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, राइट? नाउ x1, दिस वन इज x2, दिस वन इज y1 एंड दिस वन इज y2 हमें फाइंड आउट करना है. सो अगेन ये भी केस कैसा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है. सो वी कैन राइट दिस इज अ केस ऑफ direct proportion. So x1 upon y1 is equal to x2 upon y. x1 है 8, y1 है 384 is equal to x2 है 11, y2 फाइंड आउट करना है. सो y2 is equal to ये वैल्यू को ये साइड लेके आते हैं. सो 11 इंटू 384 डिवाइड बाई 8. सो 8 से डिवाइड करते हैं. 8 4 32, 32 कितने? 64. 8 8 64, राइट? सो y2 इज इक्वल टू 11 इंटू 48. तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? 11 8 कितने हो जाएंगे? 88. सो 88 का 8
और 8 कैरी फॉरवर्ड। 11 4 जा 44, 44 के अंदर 8 ऐड करेंगे 52। सो आंसर आएगा हमारा 528। सो कॉस्ट ऑफ 11 liters milk is rupees 528. Now question number 4. If 8 men can do a piece of work in 4 days. देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन है 8 मैन है, कितने वर्क को कितने दिन के अंदर कर रहा है, कितने डेज के अंदर, 4 डेज के अंदर, राइट। नाउ इन हाउ मेनी डेज 16 मैन विल डू इट। 8 मैन जो है वो वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्क कितने दिन के लिए कंप्लीट होगा, 4 डेज के अंदर, राइट। अगर इन हाउ मेनी डेज 16 मैन विल डू इट, अगर मैन बढ़ जाएंगे, ओके, अगर वर्कर्स जो है वो बढ़ जाएंगे, मैन बढ़ जाएंगे, तो यही काम करने के लिए क्या हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, राइट। देखो ध्यान से सुनो, अगर 8 मैन काम कर रहे हैं तो काम 4 दिन के अंदर फिनिश हो रहा है। अगर 6 मैन यानी इससे डबल करेंगे, राइट, तो दिन क्या कम लग जाएंगे, टाइम क्या कितना लग जाएगा, कम लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैन बढ़ रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे हो रहा है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट, है ना। एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी दूसरे साइड की क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। नाउ यहाँ पे लिखेंगे मैन, यहाँ पे टाइम, राइट। नाउ मैन कितने हैं, 8 मैन है, टाइम कितना लगेगा, 4 डेज लगेगा, राइट। 16 मैन है तब कितना लगेगा। सो इसको x1, दिस वन इज x2, दिस वन इज y1 इज इक्वल टू एंड दिस वन इज y2 हमें फाइंड आउट करना है। नाउ लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इनवर्स भी लिख सकते हो। सो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या फॉर्मूला है, x1 y1, है ना, इज इक्वल टू x2 y2। सो x1 क्या है 8, y1 क्या है 4, x2 कितना है 16, y2 हमें फाइंड आउट करना है। सो 16 को ये साइड लेके आएंगे, सो 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू y2। 8 टू जा कितने हो जाएंगे 16, 2 टू जा 4, सो y2 इज इक्वल टू 2। क्या आंसर आया, वो आया। सो वी कैन राइट in 2 days 16 men will do same a piece of work, right. Now question number 5, 20 mason can complete constructing a wall in 6 days. Now यहाँ पे कितने मैसन्स है, मैसन्स मीन्स जो घर बनाते हैं, वर्कर्स, ओके। सो 20 मैसन कैन कंप्लीट कंस्ट्रक्ट ए वॉल इन 6 डेज। तो 20 मैसन कितने दिन के अंदर एक वॉल को कंप्लीट करते हैं, 6 डेज को। हाउ मेनी डेज विल टेक इफ 30 मैसन डू द जॉब, राइट। अगर 30 मैसन अगर लग जाए काम पे, तो ये काम क्या होगा, कम दिन लगेंगे, राइट। टाइम कितना होगा, हमें टाइम कम लगेगा। अगर ज्यादा वर्कर्स है तो यही काम करने के अंदर हमें टाइम ज्यादा कम लगेगा, यानी जल्दी जल्दी हो जाएगा, राइट। सो ये भी हमारा है इनवर्स प्रोपोर्शन का केस। सो फर्स्ट यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे मैसन्स और टाइम। 20 मैसन है, कितने दिन लग गए, 6 डेज। नाउ 30 मैसन अगर वर्क करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। सो दिस वन इज x1, x2, y1 एंड y2 हमें फाइंड आउट। सो फर्स्ट तो लिखते हैं दिस इज अ केस ऑफ indirect proportion, right. So x1 y1 is equal to x2 y2, right. So x1 y1, x1 is equal to 20, y1 is equal to 6, x2 is equal to 30, y2
फाइंड आउट करना है। सो 20 इंटू 6 डिवाइड बाई 30 को ये साइड लेके आते हैं। सो y2 0 0 कैंसल, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो आंसर हमारा आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 y2 इज इक्वल टू 4। नाउ वी कैन राइट if 30 masons do same job, so it will be complete in 4 days, right?